हमने बना लिया है नया फिर से आशियां। हमने बना लिया है नया फिर से आशियां। जाओ ये बात फिर किसी तूफान से कहो। जब मुझे पता है कि जिस जिस दिन मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे उस दिन जो खुशी मिलती है वो मैं लिखता रहता हूँ तो उसमें वो मजा नहीं आता जितना मुझे कैमरे के सामने आता है। तो वो मैंने फिर एक दिन डिसाइड किया कि यार नहीं यार, करना ही एक बार तो मौका देना है एक्टिंग को पूरी तरीके से, वरना जिंदगी भर ये मलाल रहेगा कि यार साला कोशिश भी नहीं की। आपकी जो कहानी है ना शारिब, वो सेल्फ डाउट से शुरू हुई कि अरे मैं तो ऐसा दिखता नहीं हूँ, अरे मेरी तो हाइट भी नहीं है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। सेल्फ डाउट से सेल्फ डिस्कवरी कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या पोटेंशियल है, और वहां से एक सक्सेसफुल एक्टर बनने की जो स्टोरी है, इसमें बहुत सारी इंसाइट्स छुपी हुई हैं। जी, जब मैंने शुरू किया, जब मैदान में उतरा तो पता चला आटे दाल का भाव। फिर मैं ऑडिशंस पे ऑडिशंस दे रहा हूँ और रिजेक्शंस पे रिजेक्शंस हो रहे हैं। कितना लेट होता है कि बहुत लेट हो गया है शुरू करने के लिए? ये उस वक्त मुझे लगता था, अब मुझे लगता है कि लेट, इट इज नेवर टू लेट। टिके रहो, करते रहो, जमे रहो, लगे रहो, और एक ना एक दिन तो आपको अपना जुम्मा मिलेगा ही मिलेगा। इस एपिसोड में शारिब हाशमी की स्टोरी के थ्रू आप ये समझेंगे कि किस तरह सेल्फ डाउट आपकी ज़िंदगी का धीरे धीरे एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है और आपके सपनों को शैडो करने लगता है। इस सेल्फ डाउट से कैसे निकलें, इसको कैसे पहचानें और अपने सपनों के पीछे कैसे जाएं, किस तरह से उन्हें अचीव करें, ये सारी इंसाइट्स आज के इस एपिसोड में द जर्नी विद इन पॉडकास्ट पर। द जर्नी विद इन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा राणा, आपकी होस्ट। और इस पॉडकास्ट के थ्रू हम कोशिश करते हैं लाइफ को और करीबी से समझने की, अपने इनर वर्ल्ड को जानने की, क्योंकि हमारा जो इनर वर्ल्ड है, जो अंतर्मन है, ये डिसाइड करता है कि हम अपनी लाइफ के बारे में सच में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और लाइफ को किस तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। हम अपने अंदर के इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को किस तरह से प्रोसेस करते हैं। चलिए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से। ये एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, एक्टर हैं। इन्हें आप मेन स्ट्रीम बॉलीवुड सिनेमा और ओटीटी के पर्दे पर देख चुके हैं। इनकी एक्टिंग के हम सभी प्रशंसक हैं। हाय शारिब, कैसे हैं आप? जबरदस्त एकदम। आपकी जो स्माइल है, जो एनर्जी है ना, वो इतनी पॉजिटिव और इतनी अमेजिंग है। आई एम श्योर बहुत लोगों ने आपको ये कहा होगा। है तो सही ऐसे। अब अपने मुंह से भी मतलब क्या क्या बोलूं। अपनी तारीफ करूं। चलो मैं कर दूंगी आपकी तारीफ। बट शारिब, जो ना आपको देख के ना, आपकी पर्सनालिटी इतनी रियश्योरिंग है। और जो चीज सबसे ज्यादा पावरफुली मुझे फील हुई आपको देख के कि यार, सपने तो देखने चाहिए। अरे, थैंक यू। आपकी जो जर्नी है, जो आपने सपने देखे बचपन में, जिनका आपने सोचा कि एक होता है ना दम घोट देना सपनों का, उनको पीछे रख देना कि नहीं यार, लाइफ की प्रैक्टिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से चलते हैं क्योंकि सब लोग उसी हिसाब से चल रहे हैं, वो सब भी आपने किया। लेकिन आपके सपनों ने आपको छोड़ा नहीं। तो वो जर्नी के बारे में आई वांट टू स्टार्ट विद कि आज जिस हम सक्सेसफुल एक्टर को देख रहे हैं इतने बड़े औहदे पर, तरला में आपने क्या खूबसूरत हस्बैंड का रोल निभाया है। थैंक यू। फिल्मिस्तान में आपका रोल, जब तक है जान में आपका रोल, कई सारे इंस्ट्रूमेंटल रोल्स आपने किए और बहुत लोग आपको पसंद करते हैं। लेकिन ये शारिब की, ये एक्टर, ये बनने की कहानी कहाँ से शुरू हुई और कैसा रहा? शुरू तो वैसे बचपन से ही वो था कि मतलब मैं तो उस थॉट के साथ ही बड़ा हो रहा था कि मैं तो मतलब मतलब जो है मैं सीधा हीरो बनने वाला हूँ, क्योंकि मेरे आसपास में मतलब भले मैं आउटसाइडर हूँ लेकिन मुझे एक इनसाइड एक्सेस था मेरे डैड के थ्रू, क्योंकि वो फिल्म जर्नलिस्ट थे। तो उनके साथ में मैं मूवी पार्टीज में जाता था। मुहूर्त होते थे फिल्मों के बड़े लैविश तरीके से, उस जमाने में 5 स्टार होटल में बाकायदा पूरा एक सीन इनैक्ट किया जाता था और कोई दूसरा कोई बड़ा सा फिल्म मेकर क्लैप देने के लिए आते थे। ऐसा मतलब पूरा माहौल होता माहौल था होता था। दबा के। तो वो शोबिज, एक्चुअली शोबिज था। अभी तो शोबिज का शो खत्म हो गया, सिर्फ बिज रह गया है। खैर। तो मैंने वो शो शा देखा था। तो और उससे एक छोटी उम्र का बच्चा तो ऑब्वियसली मुतासर होगा ही काफी। तो मैं भी मतलब हो गया था काफी प्रभावित, और यही था कि यार मेरे को तो हीरो ही बनना है बड़ा होके। लेकिन वही जैसे कि मतलब मैं जब बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि भाई ये तो मैं उतना बड़ा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। क्योंकि ना वो हाइट है ना वो पर्सनैलिटी है, और मैंने तो सोचा था करना है तो हीरो, नहीं तो और कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि जब हम बड़े हो रहे थे, अगर आप 80s के सिनेमा की बात करो, 90s के सिनेमा की बात करो, तो जो हीरो का रोल था, एक वही रोल के लिए सब एस्पायर कर रहे थे। यस बाकी यस। लोगों को तो कोई सोचता ही नहीं कोई था कि सोचता कुछ ही है। नहीं था। सब लोग आते हीरोइन बनने ही थे। लेकिन आजकल वो चीज़ चेंज हो गई है। मुझे एक तो क्योंकि मैंने इतना नजदीक से सबको देखा था ना,
मुझे ऐसा लगता था कि असरानी साहब की हाइट बहुत छोटी है क्योंकि वो तो सबसे छोटे लगते थे। मुझे एक दिन मैंने उनको पार्टी में देखा तो वो भी काफ़ी लंबे थे। तो मुझे लगा कि यार ये भी लंबे हैं, तो मतलब एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट वो भी मेरा फेल हो गया। उससे भी मैं नीचे हूँ। ऐसा मुझे लगा। तो लेकिन क्या कहते हैं उसको, मैं ये मेरी सोच थी बहुत हाँ, छोटी, क्योंकि असरानी साहब तो बहुत भयंकर खतरनाक एक्टर हैं और मेरे फेवरेट एक्टर्स में से हैं। ये सोचना कि यार मतलब कि एक हाइट इतनी होनी चाहिए या किसी किसी भी एक्टर की हाइट उतनी होनी चाहिए या लंबी होनी चाहिए, तो वो ये सब दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। जो मैं बाकी सारे जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनको मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी फिजिकल कॉम्प्लेक्सेस है ना आपके, कि यार मैं दिखता ऐसा हूँ या मेरी नाक वैसी है या मेरे चेहरे पे कुछ है या बाल जा रहे हैं या हाइट कम है या बहुत ज़्यादा लंबी है, ये सब छोड़ दो, दिमाग से पूरा निकाल दो। आपको सिर्फ अपने क्राफ्ट पे, अपने काम पे और अपने, अगर आपको वाकई जुनून की हद तक आपको अगर लगाव है एक्टिंग से, तो फिर मतलब घुस जाओ सर पे कफन बांध के। आपकी जो कहानी है ना शारिब, वो सेल्फ डाउट से शुरू हुई कि जी। अरे मैं तो ऐसा दिखता नहीं हूँ, अरे मेरी तो हाइट भी नहीं है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। सेल्फ डाउट से सेल्फ डिस्कवरी कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या पोटेंशियल है, और वहां से एक सक्सेसफुल एक्टर बनने की जो स्टोरी जी। है, इसमें बहुत सारी इंसाइट्स छुपी हुई हैं। सबसे पहले तो सेल्फ डाउट, जैसे आपने कहा कि खुद को विश्वास नहीं होता था कि मैं कभी ये कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी फिजिकलिटी हम्म। वो सपोर्ट नहीं कर रही थी मेरे सपने को। करेक्ट। जो मैंने देखा था अपने आसपास, वो ऐसे लोग थे, ऐसी शख्सियत थी, जो मतलब ऐसी पर्सनैलिटीज़ थी जो इतनी बड़ी-बड़ी थी, दिखने में, हाव-भाव में, चलने-फिरने में, जो मुझे लगा कि शायद मैं नहीं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। तो इस सेल्फ डाउट को ना आपने बहुत अर्ली एज में कैच कर लिया था, और वहाँ से यू स्टार्टेड सप्रेसिंग योर ड्रीम्स एंड यू स्टार्टेड बीइंग लेस ऑफ हू यू वांटेड टू बी। तो वो सफ़र कैसा था? मुझे लगता है कि वो सेल्फ डाउट्स जो होते हैं वो ज्यादातर अर्ली एज में ही सीप इन करते हैं आपके अंदर, क्योंकि धीरे धीरे आप अपने आप को डिस्कवर करते हैं, धीरे धीरे आपको दुनिया पता चलती है, धीरे धीरे आप इवॉल्व होते हैं एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, और आपकी सोच थोड़ी सी बदलती है। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं मुझे लगता था कि तो वो इंडस्ट्री का एक्सपोजर था और वो मैं देखा करता था सारे मतलब गुड लुकिंग हीरोज, लंबे चौड़े, और मेरे भी मतलब जो मेरा एकदम बेस्ट फ्रेंड था, तो हम दोनों पहले मतलब बचपन से साथ में थे, धीरे-धीरे वो लंबा होता तो आप गया। एक्टिंग खेलते थे? नहीं। नहीं, नहीं, लेकिन वो चस्का तो था अच्छा, और सबको पता था कि ये तो हाँ। मतलब हीरो बनने वाला है। तो तो गली मोहल्ले में खूब हाँ, हाँ, शोर था मतलब कि बहुत ये खतर, लड़का मेरा हीरो निकनेम निकलेगा। लकी है, अच्छा, तो सब बोलते रहे यार लकी तो मतलब एकदम स्टार है अच्छा। अपना। क्या बात है! फिर वहाँ से? तो लेकिन जब मैं अ, वो मैंने डिसाइड किया कि यार एक्टिंग तो नहीं होने वाली भाई, क्योंकि मुझे वो मतलब सिवाय हीरो के मुझे और कुछ नहीं करना था, ऐसा उस वक्त की मेरी सोच थी। और तो मैंने, लेकिन जो भी करना था इस इंडस्ट्री में करना था, तो मैंने आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन 98। एक फिल्म है हम तुम पे मरते हैं, जिसमें गोविंदा जी हैं, उर्मिला जी वो हैं। गाना है जिसमें हम तुम पे पे मरते नहीं, 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 हैं। ये दूसरी फ़िल्म है, ये अच्छा कुँवारा दूसरी। फ़िल्म है। अच्छा हम ओके। तुम पे मरते मरते हैं, हैं। हम तुम पे मरते हैं। ओह यस, तो दैट्स अ ब्यूटीफुल यहाँ फिल्म। इसमें उत्तम सिंह जी का म्यूज़िक था, आनंद बख्शी जी ने लिरिक्स लिखे थे, उदित नारायण साहब, लता मंगेशकर जी ने गाया था। मतलब मैंने पहली बार सब रिकॉर्ड होते हुए देखा था और लता जी को रिकॉर्ड करते हुए उस वक़्त अपनी आँखों से देखना और अपने डायरेक्ट कानों से सुनना, बाप रे! बहुत ही बहुत ही सरियल ऐसे, खतरनाक। मतलब अंदर स्किन के वो पियर्स कर जाता है आपके या फील्स, और आपको उसको हटा जी, नहीं मतलब सकते हो बहुत अपने ही ऊपर से। खूबसूरत था वो पूरा एक्सपीरियंस। उसी फ़िल्म के दौरान असल में मेरे एक दोस्त हैं राजुल मिश्रा, जो कॉलेज के मेरे मतलब अभी भी मतलब बहुत अ, करीबी दोस्त हैं। तो उनको कुछ राइटिंग का असाइनमेंट मिला। वो उस वक़्त सूरज बड़जात्या जी को असिस्ट कर रहे थे और उनको कोई ऐसी फ्रीलांस कुछ लिखने के लिए कुछ मिला डिस्कवरी चैनल के लिए। और तो उन्होंने कहा कि भाई अगर तू हेल्प कर सकता है क्या इसमें, ज़रा हिंदी में करना है इसको कुछ। तो हम लोग बैठे साथ में और अच्छे से हो गया। तो उसने उन्होंने मुझे कहा कि भाई यू हैव अ फ्लेयर फॉर राइटिंग, मतलब यू शुड कंसिडर राइटिंग एज अ प्रोफेशन इंस्टेड ऑफ एक्टिंग, क्योंकि एक्टिंग में तो साला हजार लोग पड़े हुए हैं और
बहुत धक्का मुक्की है उधर पे और कुछ होने नहीं वाला है। और वैसे ही और मतलब तो मतलब उसने बोला कि ये सब छोड़ दे, मतलब सिर्फ थिंक अबाउट राइटिंग। राइटिंग। राइट, अगर तू खुद स्क्रिप्ट लिखेगा अपनी, तेरे को डायरेक्शन में भी जल्दी मिल जाएगा, काम भी मिल जाएगा, और बहुत कुछ उन्होंने मुझे एक लंबा तैयार सा कर दिया। वो कर दिया। तो फिर उनको एक और कुछ मिला एमटीवी के लिए, कुछ लिखने के लिए। तो वहाँ भी आप चले गए। तो वो भी मैंने उनको उसमें साथ में हेल्प की, तो वो भी उनको पसंद आया। तो फिर और काम मिलता गया, फिर राइटिंग एक काम से दूसरा काम, धीरे धीरे पता भी नहीं चला कि मैं कब राइटर बन गया और शारिब हाशमी द राइटर हो गया। और मैं तो एक्टर बनना चाहता था, फिर डायरेक्शन में घुसा, फिर राइटर बन गया तो मुझे, और वो लाइफ ऐसे अपने आप चलती गई, शादी भी हो गई। पर आप एन्जॉय कर रहे थे, जो हाँ, मैं कर रहे एन्जॉय थे? कर रहा था, लाइफ को एन्जॉय कर रहा था, कोई गिला नहीं था, कोई वो नहीं था। अच्छी सैलरी भी हो रही थी, शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया। फिर तो आप एक कंफर्ट ज़ोन में आप आ जाते हो, फिर ये नहीं होता कि अब तो सेटल हो गए लाइफ में, अच्छी नौकरी है, अब और क्या चाहिए। ये जो एक्टिंग जो है ना, दोबारा मेरी लाइफ में आई एमटीवी और ईटीसी के ज़रिए, क्योंकि जब हमने नरेट किया वहाँ पे कुछ भी, जो जो हम स्क्रिप्ट कर रहे थे, लिख रहे थे, तो वो डायरेक्टर कहते थे, "यार ये तू अच्छा बोल रहा है, तू ही कर दे।" हाँ, जब बकरा के लिए आप लिख रहे थे। हाँ, बकरा बकरा में तो स्क्रिप्ट होती ही नहीं थी। हाँ, जो हम वो स्पूफी शोज़ जो बनाया बनाने जो करते थे, दूसरे बना रहे थे। जैसे एमटीवी में वो था एक रॉन्डेवू विद सैमी गिरेबाल, उसमें मैं अलग-अलग कैरेक्टर्स प्ले करता था, और दूसरे हम स्पूफी शोज़ जो करते थे। तो सडनली एक्टिंग होने लगी लाइफ में। हाँ, थोड़ा बहुत मौका मिलने लगा कि हाँ, चलो, और मुझे ऐसा लगता था, ढूँढो यार अब। आज तो मज़ा आ गया, आज एक्टिंग कर रहा हूँ मैं। फिर बकरा मुझे किसी ने, मतलब हमारे एमटीवी में एक किसी ने रिकमेंड किया, जो बकरा डायरेक्ट किया करते थे, वसंत वॉल्सन को, तो कि यार ये शारिब अच्छा करेगा, बट ही वाज़न्ट वेरी श्योर कि मैं पुल ऑफ कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि बकरा एक अलग हुँ, चीज़ है, क्योंकि उसमें ना कोई रीटेक है, ना कोई स्क्रिप्ट है। आपको सीधा रियल सिचुएशन में घुसना है, एक आदमी को बकरा बनाना है, और वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, आपको उस हिसाब से अपना प्लान, अपना पीओए डिसाइड करना है, सब कुछ इम्प्रोवाइज़ करना है। तो वो बोला था कि मैं कर पाऊँगा क्या? मुझे पता नहीं यार। वो मुझे बार-बार, "शारिब तू कर लेगा ना?" मैंने बोला, "हाँ, मैं कर लूँगा।" आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट। रात को 2 बजे भी फ़ोन किया, "शारिब तू कर लेगा ना?" तो एक रेड एफएम के आरजे का बकरा बनाना था, और मैं वहाँ पर एक परकशनिस्ट बन के गया, जिसके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, तो जिसको कुछ बोल नहीं सकते अच्छा। और वो जो भी बोलेगा आपको तारीफ़ करनी है, जो भी करेंगे। तो मैं वहाँ पर गया, मैं ग्लास में पत्थर डाल के हिला रहा हूँ और पूछ रहा हूँ, "कैसा लगा आपको?" और कुछ पता नहीं क्या-क्या मैंने, मतलब दुनिया भर की चीज़ें वहाँ पे बजा दी हमने, टेबल और ये वो। तो वो आरजे पूरा हैसल्ड हो गया, मतलब आँखें उसकी लाल हो गई थी, गाल फूल गए थे उसके एकदम, ये क्या मुझे करना ये पड़ रहा है क्या आज? करना पड़ रहा है, और उसको तारीफ़ करनी पड़ रही है। फिर जब ब्रेक किया बकरा, तो और वो, मतलब इट डिड रियली वेल। ओह गॉड! तो उसके बाद उन्हें भरोसा हुआ कि यार ये तो, और कर फिर लेगा। मैंने बहुत बकरा किए, बहुत सारे एमटीवी बकरा में मैंने, मतलब काम किया, और वहाँ पर मेरा एज़ एन एक्टर जो है कॉन्फिडेंस बढ़ा, और धीरे-धीरे वो बढ़ता गया। लेकिन ये अब सोचना कि यार मैं एक्टर बनूँगा, वो आ नहीं पा रहा था, क्योंकि शादी हो चुकी है, अब कहाँ मैं फिर से, मतलब एक ये स्ट्रगल करने बैठूँगा। उल्टा मैं लोगों को डिस्करेज करता था, कोई बोलता था, क्योंकि हम जब एक ही, मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, तो एक्टर की एक्टिंग वाला कीड़ा बीच-बीच में सबको काटता सबको रहता है। काटता रहता है। तो मैं सबको डिस्करेज करता था, "नहीं बे, तू मत करना, तू भी मत करना।" और एक दिन मैंने खुद ही वो डिसीजन ले लिया। तो फिर कितनों से आपको पड़ी? बहुत सारे अगेंस्ट थे इस डिसीजन के, क्योंकि मतलब लोग बोल रहे थे, "भई अभी अभी 33 साल का हो रहा है, तो अभी अगले महीने, और तू कहाँ ये सब पागलपन, शादी हो चुकी है, बच्चा हो चुका है, और उसके बाद नौकरी छोड़ के, अच्छी खासी नौकरी है।" उस वक़्त मैं इमेजिन शोबिज़ एक चैनल है, था उस वक़्त, जैसे ज़ूम है, जैसे हाँ, बॉलीवुड चैनल हुआ हाँ, करता था, हाँ, उसका हाँ। क्रिएटिव हेड था मैं तब। तो वो मैंने छोड़ी, और डिसाइड किया कि अब मैं ऑडिशंस दूँगा, एक्टर बनूँगा। मेरी रोज़ी-रोटी जो है, मेरे घर पे रोटी आएगी, तो एक्टिंग के एक्टिंग से ज़रिए आएगी। आएगी। तो द ओनली पर्सन हू सपोर्टेड माय डिसीजन वाज़ माय वाइफ, और उन्होंने बोला कि अगर यही तुम्हारा पैशन है, और इफ दिस इज़ व्हाट यू रियली वांट टू डू, एंड दिस इज़ इफ दिस इज़ व्हाट योर कॉलिंग इज़, देन मतलब गो अहेड, मुझे कभी-कभी लगता सपोर्टिंग है यू कि अगर कंप्लीटली। हमारी लाइफ में ये इस तरह के लोग ना हो,
तो तो हम कभी भी क्या कुछ कर पाएँगे लाइफ में? मतलब कितना कुछ हम उनको ओwe करते हैं। क्योंकि इस वजह से भी मैं तरला जी के साथ काफ़ी रिलेट भी कर रहा था, क्योंकि उन्होंने भी बहुत लेट डिसाइड किया कि ये मुझे करना है। उनको भी अपनी कॉलिंग बहुत लेट मिली और मुझे भी बहुत लेट रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं यार यही है, मैं क्यों इधर-उधर भाग रहा हूँ। और जब मुझे पता है कि जिस जिस दिन मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे उस दिन जो खुशी मिलती है वो मैं लिखता रहता हूँ तो उसमें वो मज़ा नहीं आता जितना मुझे कैमरे के सामने आता है। तो मैं क्यों उसमें और डिले कर रहा हूँ और क्यों मतलब मैं उससे भाग रहा हूँ और क्यों डर रहा हूँ एक ऐसा मतलब कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने के लिए। तो वो मैंने फिर एक दिन डिसाइड किया कि यार नहीं यार करना ही है। एक बार तो मौका देना है एक्टिंग को पूरी तरीके से, वरना ज़िंदगी भर ये मलाल रहेगा कि यार साला कोशिश भी नहीं की। शारिब, तो जो आपने कहा कि मैंने बहुत लेट शुरू किया, ये बहुत लेट की डेफ़िनेशन क्या होती है? कितना लेट होता है कि बहुत लेट हो गया है शुरू करने के लिए? ये उस वक़्त मुझे लगता था, अब मुझे लगता है कि लेट इट इज़ नेवर टू लेट। आपको अगर 60 की उम्र में भी आपको पता चले कि यार मेरा तो सपना एक्टर बनने का था या मुझे तो लिखना था या मैं तो एक पोएट हूँ या मैं एक राइटर हूँ, मुझे स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। तो आपको जिस वक़्त पता चला, जब जागो तब सवेरा का इससे अच्छा डेफ़िनिशन और कोई नहीं हो सकता कि अगर आपको पता चल जाए कि हाँ, ये मेरी कॉलिंग है, ये मेरा पैशन है, जिस वक़्त पता चले वो राइट टाइम है। लेकिन जब आपको ये पता चला कि मैं कर सकता हूँ, पर आपके लुक्स और हाइट और बाकी जो आपके इनसिक्योरिटीज़ थे, वो तो सेम ही थे। तो उनके साथ आपने कैसे डील किया? उनसे मैंने इस ऐसे डील किया क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई आल्सो इवॉल्व्ड एज़ अ पर्सन। और मैं पहले क्या था, मैं सिर्फ़ बॉलीवुड फ़िल्में देखता था। आई ग्रू अप ऑन बॉलीवुड फ़िल्म्स, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड मेनस्ट्रीम सिनेमा, बॉलीवुड मसाला मतलब फुल गोविंदा, शाहरुख बच्चन खान, आमिर जी, खान, शाहरुख बच्चन खान जी। और ये सब मतलब फुल। तो जब मैंने एमटीवी जॉइन किया, वहाँ मुझे एक्सपोज़र मिला दुनिया भर की फ़िल्मों का। हम लोग जब एमटीवी में काम करते थे तो लिखता तो मैं चीटो चैट या बॉलीवुड के लिए बेस्ड शोज़ या फ़नी शोज़ थे। लेकिन हम लोगों को ना रिसर्च मटीरियल के बेसिस पे हमको कुछ डीवीडीज़ एमटीवी के थ्रू मतलब मिलती थी कॉम मतलब शेमारू से जाओ लाइब्रेरी से और ये उठा लो, आप देख लो फॉर रिसर्च पर्पस। अच्छा, वो कौन-सी डीवीडीज़ होती थी? वो हमको जो देखना होता था वो हम देखते। तब मैंने देखा इरानियन सिनेमा, तब मैंने स्पेनिश फ़िल्में देखी, तब मैंने फ्रेंच फ़िल्में देखी और मुझे लगा यार ये भी फ़िल्में होती हैं। और तब मैंने मतलब इंग्लिश फ़िल्में भी अगर जो मैंने पहले देखी थी वो होती थी या तो बैटमैन देख ली या रैम्बो देख ली करेक्ट, या जैकी चैन की फ़िल्में। मेरे लिए ये इंग्लिश ब्रूस ली। फ़िल्में थी या ब्रूस ली। इसके अलावा मैंने कोई इंग्लिश आई फ़िल्म थिंक नहीं हमारा देखी। एक्सपोज़र उतना ही था उस वक़्त हाँ, में। त बा वहाँ जाकर मैंने मतलब अ, अंग्रेज़ी सिनेमा भी डिस्कवर किया कि हाँ यार ये तो सिर्फ़ खाली वो एक्शन और शोशा और वैसी वाली फ़िल्में नहीं है, मतलब सुपर हीरो फ़िल्म्स ही नहीं है, सिर्फ़ एक्शन नहीं है, और भी बेहतरीन सिनेमा है। हमारी फ़िल्मों में मैस्कुलिनिटी को ना बहुत ग्लैमराइज़ करते हैं, टू अ पॉइंट दैट इट बिकम्स टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। हुँ, हुँ। बट नाउ जैसा आपने तरला के हस्बैंड का जो कैरेक्टर निभाया, दैट इज़ अबाउट सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी। मैस्कुलिन है, लेकिन सॉफ्ट है। हुँ, हुँ। तो आप किस तरह से देखते हो इन 2 टाइप ऑफ मैस्कुलिनिटीज़ को? मेरे हिसाब से तो सॉफ्ट ही छूना माँगता है। क्योंकि हम ज़बरदस्ती का क्यों छाती ठोक-ठोक के मतलब मर्द बनने की कोशिश करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है ये। और हर चीज़ में मतलब चाहे वो फ़िज़िकल पावर ज़्यादा हो गई हो पता नहीं, लेकिन मेंटली तो हम लोग बहुत वीक होते हैं। क्योंकि यू मैंने तो बिलीव अपने घर मेन में आर देखा है। वीकर देन वुमेन? एब्सोल्यूटली मैंने अपने घर में देखा है, क्योंकि मेरी बेगम जो उनका मेंटल स्ट्रेंथ है, मैं उसका 20% भी नहीं हूँ। वो पता नहीं कहाँ से अपनी इतनी ताकत लेकर आती हैं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ उनके मुकाबले में। मुझे लगता है कि मैस्कुलिनिटी के ऊपर जो बहुत ज़्यादा ही कि एक मर्द को ऐसे होना चाहिए और ये इसी को घर चलाना चाहिए या इसी को मतलब क्या कहते हैं उसको, वो किसी के ऊपर भी हाथ उठा सकता है या ये सारी रो नहीं सकता वो कभी अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ये सब हम लोगों को इन इन सब चीज़ों ने उल्टा कमज़ोर बनाया है। हाँ, लेकिन हाँ, अब थोड़ा लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं हाँ, सॉफ्टर मैस्कुलिनिटी को भी। लेकिन बैक इन द डे जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो एक बहुत ही सेट टेम्पलेट था दैट दिस इज़ हाउ अ मैन शुड बी एंड दिस इज़ हाउ अ वुमन शुड बी। सो ज़्यादातर मैन के हिस्से में जो लीडरशिप रोल्स हैं, हुँ, हुँ। असर्टिवनेस है, करेज है, स्ट्रेंथ है, पावर है, ये सब इज़ एसोसिएटेड विद मैस्कुलिनिटी
एंड जो बाकी चीज़ें हैं, इमोशंस हैं, सेल्फ डाउट है, क्राइंग है, और ये सब चीज़ें आर रिलेटेड टू वुमेन। वुमेन। और जबकि मैं पुराना भी टाइम जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है तब भी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और करेज का काम था ना, वो एक्चुअली वुमेन ही कर रही थी। हुँ, ये हुँ। बस एक ढाँचा ऐसा बना दिया था जिसमें आप कह रहे थे कि नहीं-नहीं ये मर्द करेंगे ये रोल। बट एक्चुअल अगर आप देखो तो वुमेन वर डूइंग दिस एंड मेन वर आल्सो लाइक यू आर सेइंग कि आँसू आ जाते थे तो मैंने रोके नहीं। तो ऐसे बहुत सारे मर्द भी थे। तो आई थिंक उस डिफरेंस को शायद हम कहीं न कहीं समझ रहे हैं, और कहीं न कहीं शायद वी आर हुँ। मेकिंग इट अ मोर इंक्लूसिव वर्ल्ड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक एक लाइन नहीं है कि ये अलग है और ये अलग है। कहीं न कहीं हम थोड़ा-सा उस गैप को कम करके समझ पा रहे हैं कि हर किसी के अंदर एक फेमिनिन और एक मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज़ दोनों हैं, ये चीज़ें और उन दोनों को एब्सोल्युटली। बैलेंस करना हम सीख पा रहे हैं। जैसे मुझे बहुत मैंने पहली बार अपने डैड को जब रोते हुए देखा था तो मेरे लिए वो बहुत अजीब-सी फीलिंग थी। अरे यार! ये कैसे रो सकता है? ये आदमी रो रहा है यार। और मैं मतलब बहुत अंदर से मुझे एक वो लिबरेशन वाली फीलिंग भी थी कि ये ऐसा नहीं है कि हम रो नहीं सकते। हुँ, हुँ। और उनको रोते हुए देख के एक वो भी हुआ था कि यार ऐसी क्या नौबत आ गई कि मतलब इनकी आँख एक में एक दर्द भी हो रहा है, लेकिन हाँ, साथ-साथ एक लिबरेटिंग फीलिंग भी मिल रही है फीलिंग भी कि थी, ये पॉसिबिलिटी है लाइफ है में लाइफ में, कि मर्द को भी दर्द होता है और होता है। मर्द भी रो मर्द सकता है। भी रो सकता है, यस। तो अ, वो मैं मुझे अभी भी मतलब वो मंज़र पूरा सामने है, तो हाँ, अगर आप बताना हाँ। चाहोगे तो वी नहीं वुड लव मतलब टू नो। जैसे हम मतलब घर बनाया था हमने, हम लोग चौल में रहते थे और वो थोड़ा-सा शायद जो खिड़की का जो हिस्सा था, वो उसके आगे ग्रिल लगाया था और वो ग्रिल जो है, वो मतलब म्युनिसिपैलिटी के मतलब वो जो भी मेजरमेंट्स जो होते हैं, उसके हिसाब से वो थोड़ा आगे जा रहा था, मतलब रिक्वायर्ड उसके मतलब ये जो जो रूल है उसके हिसाब से। तो वो आए थे और हमारा घर वो उन्होंने वो पूरा तोड़ दिया था और बड़ी मुश्किल से पहली बार हमने घर बनाया था। और वो जब तोड़ा था तो फिर मेरे डैड बहुत मतलब रोए थे। तो वो मतलब जब मैंने देखा था तो मुझे बहुत कि अरे हुँ। यार! ये तो बंदा एकदम स्ट्रॉन्ग है। हाँ, ये तो हमें स्ट्रेंथ हुँ, और करेज देने हुँ, वाला इंसान है, ये खुद कैसे वीक हो कैसे सकता है? वीक हो सकता है। हम मुझे आज भी मुझे याद भी नहीं है जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है ये कि हमने कभी बैठ के आपस में कुछ बात की हो कि और क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है सब या वैसे ही कभी नहीं किया वो। काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, फादर के साथ भी रोल आप ये देखिए ना, जो बात हम आज कर पा रहे हैं, आप हुँ, इतनी आसानी से आप ये बात कह पा रहे हो, अपने इमोशंस को ओन कर पा रहे हो, कह पा रहे हो कि मेरी हाइट कम थी, तो मुझे उसका नहीं लगता था कि मैं कभी कुछ कर पाऊँगा लाइफ में। ये बातें हमारे जब हम बच्चे थे, तो कौन बोल रहा था? हम देखते नहीं थे ना। हुँ, हुँ, हम हुँ। टीवी पे जो इंटरव्यूज़ देख रहे हैं या जो लोगों की स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं, वो सारी स्टोरीज़ इतनी ग्लैमराइज़ थी और इतनी बढ़िया थी कि मैंने ऐसे किया और वहाँ नोटिस कर लिया, फिर मैं स्टार बन गया और ये हो गया और वो हो गया। तो ऐसा लग रहा था कि लाइफ़ ऐसे ही होती है। मतलब ये सब थोड़ी कोई लोग बोल रहे थे कि नहीं, मेरे को इतनी रिजेक्शन मिली, हुँ, मेरे को पेन के थ्रू गुज़रना पड़ा, घर बिक गया, ये हो गया। ये सब स्टोरीज़ तो बहुत बाद में आती हैं। पहले तो हाउ वी आर गिवन इट हुँ। इज़ वेरी डिफरेंट। तो वहीं से हमारा परसेप्शन बिल्ड होना शुरू हो जाता है कि यार सब कुछ चकाचक होना चाहिए। अगर उसमें कुछ नहीं है, तो मतलब कि आपके एंड पे ही प्रॉब्लम है, तो उसको छुपा लो। शारिब, आपने अपनी लाइफ़ एक तरह से रीस्टार्ट की इन योर 30s, है ना? 30s तक जो कि कहते हैं लोग, एक एक स्टेबल ज़ोन में इंसान आ जाता है, जैसा आपने हाँ, भी कहा, और उसका बहुत प्रेशर होता है, उस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का। मेंटेन करना। और स्टेबिलिटी को ब्रेक करके अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना, जैसा कि आपने कहा योर वाइफ सपोर्टेड यू थ्रू दिस जर्नी, और आप वहां से कर पाए। लेकिन उसके भी एक अलग ही चैलेंजेस होते हैं, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आप एक ऐसी इंडस्ट्री में जा रहे थे जो बहुत अनसर्टन थी। चाहे से आप लोगों को जानते थे बिकॉज ऑफ यू बीइंग हुँ, इनटू द फ्रेटर्निटी इन सम वे, राइटर की कैपेसिटी में या अपने फादर की वजह से, लेकिन फिर भी कि वो कब क्लिक होगा मेरे लिए, या मुझे मेरी तरह के रोल्स कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, वो बहुत एक अनसर्टेनिटी है। तो आपने उससे कैसे डील किया? वो अनसर्टेनिटी जो थी वो पहले जब मैंने क्विट किया और डिसाइड किया कि अब मुझे एक्टर बनना है। मुझे लगा था कि यार मैं अभी 4 ऑडिशन दूँगा, चारों में सेलेक्ट हो जाऊँगा और काम तो आसानी से मिल जाएगा और मैं 6 महीने की तो सेविंग्स भी है अपने पास, तो इतना टेंशन नहीं है। लेकिन जब मैंने शुरू किया, जब मैदान में उतरा तो पता चला आटे दाल का भाव। फिर मैं ऑडिशंस पे ऑडिशंस दे रहा हूँ और रिजेक्शंस पे रिजेक्शंस हो रहे हैं।
और मतलब बकरा में अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे थे आप। जहाँ से या सारा कॉन्फिडेंस लिया था, लिया था, यहाँ तो फोड़ मैं दिया बोला ये मैंने। तो साला कुछ और हो रहा है। और मैं शॉर्टलिस्ट होता था, लेकिन उसके बाद कास्ट नहीं बात होते हो थे। कास्ट नहीं होता था। उसको मैंने धीरे-धीरे फिर पॉज़िटिवली लेना शुरू किया। फिर मुझे क्योंकि मैं शॉर्टलिस्ट तो हो जाता था, सिलेक्शन नहीं होता था और मुझे मतलब एक ऑडिशन पे जाता था और लोग जो मिलते थे, कोई मुझे बोलता था, "तो आर यू फ्रॉम थिएटर?" जबकि मैंने थिएटर किया ही नहीं, मैंने देखे भी नहीं थे नाटक उतने कि मैं एक हाथ की उँगलियों में गिन सकता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता था कि यार ये मुझे समझ रहा है कि मैं थिएटर का बंदा हूँ। तो उससे मुझे थोड़ा-सा वो मिलता था, मोटिवेशन मिलता था, थोड़ा एक एनकरेजमेंट मिलता था। और मैं ऑडिशन के ज़रिए अपना जो मतलब क्राफ्ट है उसे मैं थोड़ा निखार रहा था। क्योंकि हमारे लिए एक्टर्स के लिए जो रियाज़ है, वो ऑडिशंस ऑडिशंस जो है हमारा रियाज़ होता है। करेक्ट। क्योंकि आप रोज़ जा रहे हैं, अगर आपको 3 ऑडिशंस देने हैं, आपको 3 अलग किरदार निभाने का मौका मिल रहा है। तो मैं धीरे-धीरे मैं वैसे ऑडिशन पर जाने लगा कि हाँ, मुझे आज 3 काम मिले हैं और मैं तीनों में मतलब अपना बेस्ट दूँगा कि हाँ, ये मैं कर रहा हूँ। अब बाद में उनकी उनका डिसीज़न है जो वो करें। मुझे बुलाया गया है इसीलिए क्योंकि उन वो समझते हैं कि मैं काबिल हूँ। तो जो ऑडिशन लिया जा रहा है वो आपकी काबिलियत का टेस्ट नहीं है, आप उसमें फिट बैठते हैं या नहीं और जो और 50 और क्राइटेरियाज़ होते हैं कि कोई मतलब कास्ट करने के लिए या सिलेक्शन करने के लिए। तो मैंने फिर उसको सिर्फ़ अपना रियाज़ बना लिया कि हाँ भाई और जब कास्टिंग डायरेक्टर बोलते थे कि यार ऐसे करो, थोड़ा ऐसे करो, यार ये भी तो मेरा भी दिमाग खुलता था कि हाँ यार ये तो ये ऐसे अप्रोच भी तो किया मैंने जा सोचा ही सकता नहीं है। था। और ऐसे करके मैं ऑडिशन का प्रोसेस जो है मैंने बहुत एन्जॉय करना शुरू कर दिया। काम नहीं मिल रहा था उसका फाइनेंशियल पिंच जो है वो होने लगा था। धीरे-धीरे पैसे खत्म होने लगे थे। सेविंग्स तो पूरी खत्म हो गई थी। वो कितने ऑडिशंस के बाद जाके आपने फर्स्ट रोल अपना लैंड किया? जो मेरा पहला काम मुझे मिला वो 3 साल बाद मिला। 3 साल तक आप सिर्फ ऑडिशन कर रहे ऑडिशन थे? कर रहा था, उसके बीच में मुझे एक ऐड मिला था जो कि बहुत बड़ा ऐड था एंकर वाइट टूथपेस्ट का, लेकिन उससे घर नहीं चल सकता एक ऐड से। और कुछ इक्का-दुक्का काम मिला था। एक शॉर्ट फ़िल्म की थी जिसके पैसे नहीं मिले थे, बट उसने मुझे बहुत कुछ दिया उस शॉर्ट फ़िल्म ने। तो तीन इनफैक्ट ऐसा था कि 3 साल जब मैंने अ, ऑडिशंस दिए और कुछ हुआ नहीं, तो मुझे दोबारा नौकरी करनी पड़ी थी क्योंकि पर उस वक़्त फिर आपको डाउट आया अपनी कैपेबिलिटी पे कि यार मैं सोच तो रहा था लेकिन शायद मेरे अंदर है नहीं। डाउट तो नहीं आया, लेकिन क्योंकि मुझे नौकरी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पैसे सारे खत्म हो गए थे, कर्ज़ों में डूब गया था मैं बहुत हाँ, ज़्यादा। हाँ। अब मैं और किससे पैसे माँगूँ, मेरे पास वो ऑप्शन नहीं था। जिन-जिन से मैं जितने ज़्यादा उधार ले सकता था, सबसे जमा सबसे कर ले लिया लिया। और इसी वजह से मुझे मतलब लगा था कि यार ये जो मैंने डिसीज़न लिया है, ये गलत तो नहीं हो गया। हाँ, वही एक ये सेल्फ एक डाउट तो ये आना। हाँ, डाउट से ज़्यादा ये था कि मैं अपने सपनों के चक्कर में सबको बर्बाद कर रहा हूँ अपने घर में, मतलब वो लोगों को भी मतलब जो चीज़ चाहिए मैं वो सारी मुहैया नहीं करा रहा हूँ। तो ऐसी एक रात को हम मतलब मैं कह रहा था कि यार ये सब साला एक्टर बनने के चक्कर में ये जो मैंने सबकी मतलब जो ये भसड़ मचाई सब साला तुम्हारे गहने बिक गए, ये हो गया, घर भी बेच दिया। तो ये सब कहीं मतलब गलत तो नहीं हो गया ये? बेकार में मतलब इतना भी कोई तो उन्होंने कहा कि यार एक बार ये चीज़ सोच ली है, दोबारा मत बोलना ऐसा क्योंकि जो तुमने डिसीज़न लिया और जो सारा तुमने ये सब कुछ किया, तो इसके अंदर सैक्रिफाइसेस सिर्फ़ तुम्हारे नहीं थे, हम सब ने मिलके वो जर्नी और वो सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। तो अगर तुम ये बोलोगे कि वो गलत था, तो फिर वो सब कुछ वो सारे सैक्रिफाइसेस ज़ाया हो जाएँगे, मतलब उस उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तुम्हें एटलीस्ट इसकी तसल्ली होनी चाहिए कि कोशिश की तुमने। लोगों को वो कोशिश करने का भी मौका नहीं मिलता है या वो ऑप्शन उनके पास नहीं होता है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो तुम्हें एटलीस्ट इस बात का गम नहीं रहेगा कि यार हाँ, मैंने कोशिश भी नहीं की थी, मुझे एक्टर बनना था लेकिन मैंने ट्राई भी नहीं किया। एटलीस्ट कोशिश तो तुमने करके देखी है और कोशिश कर रहे हो और अगर तुम्हें यही करना है तो आई एम स्टिल सपोर्टिंग यू और हम और 3 साल ऐसे ऐसे 4 ही साल रह कर लेंगे सकते हैं, जैसे रह भी है। लेंगे जैसे भी। शारिब, पैशन और ऑब्सेशन में क्या फ़र्क है? कब पता चलेगा कि ये मेरे पैशन से अब ऑब्सेशन बन चुका है एंड इट इज़ अनहेल्दी फॉर मी? एक पॉइंट तक आप चीज़ें मैनेज कर सकते हो क्योंकि अगर आपके पैशन की वजह से सबको तकलीफ हो रही है तो फिर
आपको अ, कहीं न कहीं तो फिर वो एक लकीर खींचनी पड़ेगी। और फिर मैंने फिर से नौकरी की एक यूटीवी बिंदास में मैंने जॉइन किया एज़ एवीपी प्रोग्रामिंग, फिर से अच्छी ये सैलरी कौन आने से ईयर लगी। की बात है? ये दिस इज़ 2011, 2011 जुलाई अगस्त के आसपास में मैंने जॉइन किया था। और वहाँ 3 महीने ही हुए थे मुझे कि मुझे और मैं बहुत मन मार के काम कर रहा था। मुझे ऑडिशन की रिजेक्शंस पसंद थे। वहाँ रोज़ ऑफ़िस में मतलब ना मन मार के जाना, और जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता था और ना मैं कुछ कर रहा था। क्या हो रहा था मुझे खुद पता नहीं कि वो उन 3 महीनों में मैंने क्या किया? बस सैलरी आई घर पर। उस 3 महीने के अंदर मुझे शानू शर्मा का फ़ोन आया। और मैं मतलब फ़ोन पे जब मैंने उनका नंबर फ्लैश होते हुए देखा, तो मेरी आँखों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। और उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने मेरी शॉर्ट फ़िल्म देखी जिसके मुझे पैसे नहीं मिल पैसे रहे, नहीं मिले थे। मेहरूनी, जो यूट्यूब पर है, देखिएगा कभी, बहुत प्यारी फ़िल्म है, 8-9 मिनट की फ़िल्म है। तो वो उन्होंने शॉर्ट फ़िल्म देखी और उन्होंने मुझे जब तक है जान के ऑडिशन के लिए बुलाया। और उसमें मैंने ऑडिशन दिया, मैं सेलेक्ट हो गया। उसी दौरान फ़िल्मिस्तान, मैं और नितिन, जिन्होंने फ़िल्मिस्तान डायरेक्ट की है और लिखी है, हम दोनों मिलकर उसकी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे। और नितिन को एक प्रोड्यूसर मिल गया एंड ही मेड मी ऑडिशन फॉर द मेन लीड। और उसमें भी वो भी प्रोड्यूसर्स को पसंद आ गया। वो भी मिल गया तो काम। सडनली मतलब अब तो मैंने यार गिव अप करके नौकरी कर रहा था। हाँ, अब कैसे एकदम से मेरी अब झोली में ये कैसे सब मेरी आ झोली गई? में साला ये क्या मतलब कैसी डेस्टिनी है और ये क्या है? और मैं इतना डरा हुआ था कि मैं नौकरी छोड़ना नहीं चाहता था। तो मैंने मैंने अपने बॉसेस को बोला कि यार मुझे छुट्टी दे दो इतने दिन, क्योंकि दोनों का शूट एक साथ आ गया, 1.5 महीना। पर उन्होंने कहा कि यार या तो तू नौकरी कर ले या एक्टिंग कर ले। तो मैंने बोला फिर मैं एक्टिंग ही करूँगा, अब भले जो हो जाए, अब आगे जो होता है हो। और फिर मैंने उस नौकरी को गुड बाय किया और उसके बाद से फिर नौकरी करने की कि नौबत नहीं पड़ी। नौबत नहीं आई। मतलब फिर फाइनली आपका सिक्का जो है वो चल पड़ा। और फिर मतलब उसको भी टाइम लगा, ऐसा नहीं कि लेकिन इसके बाद भी यू अगेन फेस द डाउन आई डिड फेज इन इनफैक्ट, योर लाइफ। क्योंकि शूट तो खत्म हो गया, उसके बाद में उनको रिलीज़ होने में भी वक़्त लगा। और वो जब रिलीज़ हुई, एक जब तक है जान आई 2012 नवंबर दिवाली में, और फ़िल्मिस्तान आई 2014 जून में। तो तब तक मेरा काम ऐसी डामाडोल ही था, बहुत कुछ मतलब आई वाज़न्ट डूइंग रियली वेल। फ़िल्मिस्तान के बाद चीज़ें बदली और लोगों ने देखा, इंडस्ट्री ने मतलब फ़िल्म देखी वो, और मुझे काम मिलना शुरू हुआ। और लेकिन उसके बाद फिर से एक डाउनफॉल आया, और वो मुझे आज तक मुझे वो अभी भी समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो जिस किस्म का मुझे एप्रिसिएशन मिला था फ़िल्मिस्तान के वक़्त, और मैं सारे अवार्ड्स में नॉमिनेट भी हुआ था, मुझे स्क्रीन अवार्ड मिला भी था, पर काम नहीं मिला। काम नहीं मिला। काम जो मिला वो फ़िल्में, मतलब कुछ बड़ी फ़िल्में थी, वो शुरू होने से पहले शेल्व हो गईं, कुछ आधे में अटक गईं, कुछ बन के रेडी हैं लेकिन रिलीज़ नहीं हो रही हैं। तो मुझे ये ऐसा क्या नसीब है यार हुँ। कि शायद ऊपर वाले ने मतलब वो थोड़ा और ग्रिल करना चाहता था या क्या करना चाहता था, पता नहीं। सडनली मैं फिर से ऑडिशंस दे रहा हूँ, फिर रिजेक्शंस हो रहे हैं। What was that one thing that made you keep going even if you encountered failures after failures? There were 2, 3 things actually, maybe 3 things. One was the confidence and belief in myself कि भाई है, मेरे में तू बात कर तो है। लेगा। मैं कर लूँगा, मतलब अपना क्या कहते हैं उसको, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हाँ। और कुछ नहीं, मतलब जस्ट एक एक आपको एक पुश की ज़रूरत होती है, और वो जिस दिन आ गया, बस कब आएगा वो पता नहीं, लेकिन वो बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग था मेरे में, वो कॉन्फिडेंस था बहुत ज़बरदस्त, और एक एक पेशेंस का लेवल मेरे में बहुत स्ट्रॉन्ग था। सब्र मेरे में बहुत ज़्यादा था। जो 3 साल तक जो मैंने ऑडिशंस दिए थे, उसने मेरे अंदर वो कल्टिवेट किया था शायद। और तीसरा जो मेरा प्यार था, माय लव फॉर दिस जॉब, माय लव फॉर एक्टिंग, वो बहुत मतलब बेइंतहाई तौर पे ज़्यादा था। जुनूनी तौर पे मतलब बहुत ज़्यादा था वो पैशन, प्यार एक्टिंग को लेके। Your life was preparing you for the job that you wanted to do, acting that you wanted to do.
बट यू वर जस्ट लैकिंग एन अपॉर्चुनिटी, तो आपको या लगा कि किसी दिन तो आ जाएगी ये आएगी, अपॉर्चुनिटी, हाँ, एक दिन मैं तो आएगा ही। तैयारी करता रहूं हाँ, कंसिस्टेंटली। आप डेस्टिनी में बिलीव रखते हो? बिल्कुल रखता हूँ। ये तो मेरे सामने मतलब मैं जीता जागता नमूना हूँ हाँ, डेस्टिनी का। क्योंकि कहाँ मैं मतलब मैंने एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर शुरू किया था, फिर राइटर कब बन गया और फिर एकदम से एक्टिंग मिलने लगी और जब एक्टिंग किया तो फिर जब जॉब छोड़ा औ 3 साल तक जब ऑडिशन दी और जब मैंने फिर से नौकरी की तो काम मिला। और बिल्कुल। जैसी मतलब क्या कहते हैं उसको, फ़िल्मिस्तान जैसी फ़िल्म करने के बाद में भी एक काम लंबा-सा नहीं मिला। काम नहीं मिला, इतना बड़ा डाउनफॉल देखा। टिके रहो, करते रहो, जमे रहो, लगे रहो और एक ना एक दिन तो आपको अपना जुम्मा मिलेगा ही मिलेगा। और जो लगे रहो वाला जो फेज होता है ना, दैट हाँ, मीन्स यू आर कॉन्स्टेंटली प्रिपेयरिंग। हाँ, हाँ। और प्रिपरेशन मुझे लगता है आपको फेल प्रूफ बनाती जाती है। अपॉर्चुनिटी चाहे छोटी मिले चाहे बड़ी मिले, उसके बाद सक्सेस मिले या फेलियर मिले, लेकिन प्रिपरेशन ना आपके अंदर कुछ ना कुछ एक चीज को मजबूत करती चली जाती है, जो शायद उतना हिलता नहीं है फिर। एक शेर है कतील शिफाई साहब का कि हमने बना लिया है नया फिर से आशियाँ, हमने बना लिया है नया फिर से आशियाँ, जाओ ये बात फिर किसी तूफ़ान से कहो। तो मतलब आप जितनी बार बर्बाद करोगे हम फिर से खड़े होंगे और फिर उतनी ही कोशिश शायद उस पहले से ज़्यादा हाथ-पैर मारेंगे और पहले से ज़्यादा जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे। और अगर आपने फिर बर्बाद किया तो हम उसके बाद फिर वापस आएँगे। बिल्कुल सही बात है। मुझे भी एक कुमार बाराबंकी जी का एक वो याद आ रहा है शेर, वो है ना कि हाँ। हवा को अपनी सरकशी का नशा है, मगर उसे कह दो कि दिया भी दिया है। अरे वाह! तो क्या खूबसूरत शेर ज़बरदस्त, उन्हें उन्होंने कहा ज़बरदस्त। था। मुझे ऐसे ही एक और शेर याद आ रहा है बहुत मिर्ज़ा गालिब का, वो मेरा मिर्ज़ा गालिब का ऑल टाइम फ़ेवरेट शेर है। मतलब आप सबसे बड़े-बड़े उनके आप शेर लेकर आ जाइए, लेकिन मुझे इस शेर से जो मैं कनेक्ट करता हूँ वो किसी और से नहीं करता। एक कि रंज से खूगर, खूगर मतलब हैबिचुएटेड अगर हो गया, रंज रंज यानी गम। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसा हो गई। क्या बात है! तो ये बहुत ही कि लाइफ खूबसूरत, का पूरा सार ऐसा लगता है मतलब कि ये ये, हमारी लाइफ देख रहे हैं। मैं यही सोचती हूँ कि हम कितनी आसानी से कुछ बातों को फिलोसॉफिकल, अरे बड़ी आइडियलिस्टिक बातें हैं, हुँ, अरे बड़ी ये उस लेवल की बात है, या ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये लोग तो सरफिरे थे, या जो भी था, कह के दरकिनार कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर उसमें से आप कोई भी एक बात बोलो, अब गालिब साहब ने कितने हाँ, हाँ, शेर लिखे होंगे, कोई भी एक उठा लो, उसमें लाइफ की इतनी ज़्यादा मीनिंग और इतनी डेप्थ, बहुत, बहुत पता नहीं कैसे ज़बरदस्त। देख लेते थे ये लोग। दे यूज्ड टू रिफ्लेक्ट एंड इंट्रोस्पेक्ट सो मच विद इन देयर ओन सेल्फ, कि अगर प्यार भी हुआ है तो उसको उतना डीपली डीपली आउटर वर्ल्ड में तो फील किया, अपनी महबूबा के लिए जो किया नहीं किया, वहाँ वो रिश्ता जहाँ गया नहीं गया, सही जो भी में। हुआ, बट वो अंदर इतना डीप रिफ्लेक्शन है कि जो भी इंसान उस प्यार को फील करेगा इस दुनिया में वो आपके हाँ, बाद, वो आपके हर वो जज़्बात आपके से रिलेट कर सच लेगा। में एक इंसान दिमाग खुल मतलब जाता है। हज़ारों लोगों के लिए लिख रहा है, ऐसा हो जाता है। हज़ारों लाखों लोग, जनरेशंस के लिए लिख जनरेशंस रहा के है। लिए सच मतलब में। कभी भी पुराना नहीं हो रहा है वो। आज भी ऐसा लगता है कि अभी लिखा गया है। हमारा आउटर वर्ल्ड बहुत इवॉल्व हो गया। अगर आप 100 साल पीछे चले जाओ, बहुत सारी ऐसी इन्वेंशंस थी जो तब थी नहीं। हुँ, हुँ, उससे 100 साल पीछे चले जाओ और नहीं थी, उससे 100 साल पीछे चले जाओ और नहीं। आज तो हमारे पास सब कुछ सुविधाएँ हैं, आराम से हुँ, बैठे हैं, और वो उस तरह की हमारे चैलेंजेस नहीं है। लेकिन जो हमारा ये अंतर्मन है, जो इनर वर्ल्ड है, ये हमेशा से ही शायद सेम रहा है। इसको वही बिलॉन्गिंगनेस चाहिए, हुँ, वही टुगेदरनेस चाहिए, वही लव चाहिए, वही गुस्सा आता है, वही फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, वही चैलेंजेस होते हैं जो शुरू से, तो हमारा अंतर्मन मुझे लगता है कहीं न कहीं वो सेम ही रहा है। उन्हीं 15, 20, 30 इमोशंस के थ्रू जूझता आ रहा है। तभी शायद हम उससे बहुत जल्दी कनेक्ट पड़ कनेक्ट कर करते हैं। कर लेते हैं। शारिब हाशमी की जो आउटर वर्ल्ड में जर्नी है, जो एक एक्टर की है, उससे शायद वही लोग कनेक्ट कर पाएँ जो इस क्वेस्ट में हैं कहीं न कहीं। लेकिन जो शारिब हाशमी की जो अंतर्मन की जो इनसाइट्स हैं, व्हिच इज़ अबाउट प्रिपरेशन, व्हिच इज़ अबाउट रिजेक्शन से आपका कैसा रिश्ता है, आप उसको कैसे देखते हैं, व्हिच इज़ अबाउट अपॉर्च्युनिटी का इंतज़ार करना, पेशेंस डेवलप करना, इससे कनेक्ट कोई भी कर सकता है, क्योंकि हर इंसान को इस हुँ, हुँ, कनेक्शन की और इस चीज़ की, इस इनसाइट्स की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है। सो उसी उसी थॉट के साथ मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया कि हम थोड़ा अपने अंतर्मन की तरफ जाएँ, क्योंकि बाहरी दुनिया में तो हम बहुत जा रहे हैं हाँ, हाँ, और बहुत चीज़ें देख रहे हैं, बट टू एक्सपीरियंस आवर ओन इनर वर्ल्ड एंड टू टेक इनसाइट्स फ्रॉम जर्नीज़, इंस्पायरिंग जर्नीज लाइक योर्स। मुझे लगता है हर किसी की एक बहुत यूनिक कहानी होती है, और उस यूनिक कहानी में बहुत सारे इंसाइट्स होते हैं जो बहुत सारे और लोगों को
एक एक नया रास्ता, एक नया पर्सपेक्टिव दिखा सकते हैं। शारिब, आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो? हाँ, बिल्कुल। क्या मैनिफेस्ट किया है आपने आज तक? सबसे बड़ा तो यही कि मुझे एक्टर बनना है जल्दी से जल्दी, और आपकी मुझे लाइफ का बहुत कितना सा बड़ा पार्ट है ना एक्टिंग। वो तो है सही में काफ़ी, तो उसी को मैंने शायद मैनिफेस्ट किया है सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में। क्या होता है मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस? कैसे किया जाए मैनिफेस्ट? मैनिफेस्ट मतलब मैं जैसे हम सभी में जैसे तथास्तु होता है ना, आप है ना, और हमारे में कबूलियत की घड़ी होती है, तो हमेशा जो है ना ज़बान से जो है अच्छी चीज़ें निकलनी चाहिए, या ऐसी चीज़ निकलनी चाहिए जो आपको चाहिए। क्योंकि कभी भी वो कबूलियत की घड़ी हो सकती है, आपने जो कुछ बोला, कुछ मांगा और वो कबूल हो सकता है, हाँ, ऐसे बोलते हैं किसी वक़्त आपकी ज़ुबान पे सरस्वती का वास का होता है, वास होता है, और अगर बहती आपने होती कुछ हैं। बोला और वो तथास्तु हो जाता है, हुँ। तो अगर आपने कुछ अच्छी बात बोली या आप कुछ अच्छी चीज़ चाहते हैं लाइफ में अपने, अगर वही आप बोलते रहें, तो वो एक बार तो ऊपर से तथास्तु हो जाता है। मैनिफेस्टेशन का जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है शारिब, जो आपकी जर्नी से बहुत क्लियरली दिखता है, वो ये है कि सिर्फ बोलना ही काफ़ी नहीं होता है, हाँ, करना भी आपको जीना पड़ता है हर दिन बिल्कुल, बिल्कुल। कि मैं एक्टर बनूँगा, लेकिन मैं आज भी एक एक्टर हूँ। हुँ, उस चीज़ को बिलीव हाँ, करना कि जो मैं बनना चाहता हूँ, वो मैं एक्चुअल हूँ, ये मेरे अंदर है। और फिर उसी विश्वास को शायद पक्का करना। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं ऊपर वाले का, क्योंकि लोगों को ये भी नसीब नहीं होता। तो मतलब रोज़ उस चीज़ का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और साथ में और भी माँगता हूँ। तो आप अपने इस करियर को सब्र का फल कहोगे या मेहनत का फल? दोनों का फल है ये, मेहनत का भी और सब्र का भी, क्योंकि अगर सिर्फ़ मेहनत करते हैं और सब्र नहीं करते हैं, आप तो फिर वो जल्दी हिम्मत टूट जाती है फिर, बर्नआउट हो जाता है। बर्नआउट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कई, क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्टर्स देखे हैं मैंने, जो बहुत ही मतलब कमाल के टैलेंटेड एक्टर्स रहे हैं, और जो कुछ वक़्त देते हैं यहाँ पर और उसके बाद जब कुछ बात नहीं बनती है, तो फिर वो हिम्मत हार कर इंडस्ट्री छोड़ देते हैं। मुझे इस काम के लिए जो आपकी भूख है ना, उसके बारे में कुछ बताओ? भूख तो बहुत है, अभी तो मिटी नहीं है बिल्कुल भी। अभी तो मतलब ज़बान को लगी है। अभी ज़बान को स्वाद लगा है। तो भूख तो बहुत है अभी अंदर, और बहुत मतलब मैं एन्जॉय करता हूँ अपना काम, और बहुत दिल से, मेहनत से, लगन से करता हूँ। कोई प्रोसेस नहीं है मेरा, क्योंकि मैं आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर कोई, लेकिन जो भी सीखा है ऑन द जॉब सीखा है। मेरे जो टीचर्स हैं वो मेरे को एक्टर्स हैं, मेरे डायरेक्टर्स हैं, उनसे मैं सीख रहा हूँ, और जो वो सिखा रहे हैं और जो मैं मतलब अपनी समझ से जो काम करते-करते, क्योंकि जो आप ऑन द जॉब सीखते हैं साथ में काम करते वक़्त, वो बहुत ही आपको मतलब फ़ायदा पहुँचाता है। शारिब, आपने अपना करियर मिड-30s में शुरू किया, तो अगर किसी और को अपना करियर ऐसी एक उम्र के पड़ाव पे शुरू करना पड़े, जहाँ पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं और डर बहुत लग रहा है अपने सपने के पीछे जाने से, तो कैसे किया जाए? क्या टिप्स दोगे आप उन्हें? टिप्स तो मैं मतलब क्या बताऊँ मैं, यही उसका अ, मतलब तरीका एक है कि बस अगर आपको पता चल गया कि ये आपको करना है, तो फिर आपको 1 सेकंड की भी देरी नहीं करनी चाहिए। डिस्कवर कैसे करें कि हमें ये करना है? ये डिस्कवर करना बड़ा, ये मतलब ये अपने आप ही होगा। इसका कोई तरीका अगर होता तो मैं 10 साल पहले डिस्कवर कर लेता। काश इसका कोई तरीका होता जिससे आपको मेरे ख्याल से ऐसा मतलब एक तो हमारे यहाँ पे कोई वोकेशनल गाइडेंस या एप्टीट्यूड टेस्ट्स लोग लोग करते नहीं हैं। मेरे ख्याल से वो अगर आपको हमको अगर थोड़े कम उम्र में अगर ये चीज़ें हों और कोई राइट गाइडेंस देने वाला हो, तो शायद हमें तब पता चल जाए कि हाँ यार, ये मुझे इसमें सबसे ज़्यादा ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्योंकि आपको काम वो चुनना चाहिए जब जिसमें मतलब जब आप काम कर रहे हैं तो ऐसा ना लगे कि आप काम कर रहे हैं। मतलब फिर हर दिन संडे है आपके लिए। हुँ। तो वो मुझे एक्टिंग में लगता है कि हाँ, जब मैं आई एम द हैप्पिएस्ट व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो वो चीज़ जब आपको लगे कि हाँ, जब मैं ये कर रहा हूँ तो मैं यार सबसे ज़्यादा मुझे खुशी मिल रही है। तो वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि सिग्नल है। हाँ। वो ऊपर वाला सिग्नल दे रहा है कि हाँ, ये है तेरा मतलब अब इसको पकड़ ले। अब हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं।
हमारा ये जो शो है द जर्नी विद इन, इसका एक तरह से जो मिशन है वो यही है टू इंस्पायर पीपल टू टेक देयर जर्नी विद इन, टू अंडरस्टैंड देयर इनर वर्ल्ड, टू अंडरस्टैंड द इमोशनल प्रोसेसिंग ऑफ द थिंग्स दैट दे आर एक्सपीरियंसिंग इन लाइफ। तो हम्म, इमोशनली कैसे आप चीज़ों को प्रोसेस करते हो और इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है आपके लाइफ के एक्सपीरियंस के ऊपर, क्योंकि हमें लगता है ना हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस मेरे बाहर की दुनिया में जो चीज़ें हैं अगर वो सवर जाएं, वो बेटर हो जाए, तो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे भी एक कैच है कि आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस एक्सटर्नल वर्ल्ड में तो बढ़िया हो जाएगा, लेकिन खुद के साथ आप क्या है और क्या है? कैसा फील करते हैं, वहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई बदलाव ही ना आए। आपके सर्कमस्टांसेस कितने भी बेटर होते जाएँ, पर हम्म, अंदर वो कोई टच हाँ, नहीं कर रहा है। सो थ्रू दिस पॉडकास्ट आई वांट टू हेल्प पीपल टू डिस्कवर देयर ओन जर्नीज़ विद इन। हम्म, तो अगला सेगमेंट है जिसमें मैं आपको एक फीलिंग या इमोशन दूँगी, और आपके दिमाग में जो सबसे पहला इंसान, जो सबसे पहला शब्द या वाक़या आए, आप मुझसे वो शेयर कीजिए। बिल्कुल। तो सबसे पहला है होप। होप ये अब थोड़ा-सा फ़िल्मी होगा लेकिन मतलब मुझे होप से मतलब हर 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 वर्ड का मैं इस ऐसा एग्ज़ाम्पल नहीं दूँगा लेकिन होप से ना मुझे एक फ़िल्म याद आती है, शॉशैंक रिडेम्पशन। और उसमें जो वो डायलॉग है ना वो मतलब जभी भी मैं कहीं पर भी होप सुनता हूँ या उम्मीद सुनता हूँ तो मुझे वो लाइन पूरी तरह से सामने आ जाती है और वो काफ़ी मुझे होप देती है। उसमें एक डायलॉग है वो होप इज़ अ गुड थिंग, मे बी द बेस्ट ऑफ द थिंग्स एंड नो गुड थिंग एवर डाइज़। हुँ। तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी सही भी है। नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया तो मतलब मेरे लिए बहुत बहुत खूबसूरत इमोशन है और मैं शायद मैं ना मुझे वो चीज़ है मैं बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया में जीता भी हूँ। मुझे हमेशा कोई भी चीज़ मैं देखता हूँ तो मुझे उसका पुराना कनेक्ट हमेशा याद आता है। कोई गाना सुनता हूँ तो मुझे वो वक़्त सामने आ जाता है कि अरे यार उस वक़्त मैं ये कर रहा था, इस वक़्त मैं ये कर रहा था। जब मैंने पहली बार इलू इलू सुना था तो मैं तभी जस्ट घर पे मतलब खेल कर क्रिकेट खेल के पहुँचा था और वहाँ पे ऑडियो कैसेट पड़ी थी सौदागर की आई हुई थी और मैंने जब लगाया तो इलू इलू गाना बजा। तो वो मुझे अभी भी वो याद है एकदम ऐसे कि जैसे कल की बात हो। लव। लव लव तो मतलब क्या बताऊँ? लव को मैं सिर्फ़ एक नाम बोलूँगा बेगम। वाओ! मैं आपसे पूछने वाली थी, आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो इस हाँ, दुनिया में? तो वो तो नसरीन हाशमी है। आपकी वाइफ़, हाँ, और आपकी बेगम। यस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस किड्स। एंगर और एंगर सुन एंगर, के फर्स्ट वर्ड। या कोई इंसान। बोल दो उस इंसान डायरेक्टर तो का नाम, नहीं। उस प्रोड्यूसर का नाम, उस को-एक्टर का नाम जिसने नहीं, नहीं। घंटों इंतज़ार करवाया। नहीं, 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 नहीं। एंगर डिसलाइक आई डोंट लाइक एंगर। मुझे जब खुद आता भी है तो मुझे नहीं पसंद है। फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन जब चीज़ें नहीं हो रही जैसे रिजेक्शन के टाइम पे मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन भी आता था। ऐसा मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार रिजेक्ट हो गया और मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत होपफुल हूँ कि नहीं, नहीं अगली बार और होगा। रिजेक्शन को आपने हैंडल कैसे किया शारिब? क्योंकि आप काफ़ी बार और काफ़ी सालों तक रिजेक्ट होते रहे। सो वहाँ से कुछ इनसाइट शेयर कीजिए, क्योंकि लाइफ में अगर आप बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हैं या हो रहे हैं, तो हाउ डज़ वन डील विद दैट? उसके लिए यू हैव टू डेवलप अ वेरी थिक स्किन। ताकि कुछ हीट आपको बनना ज़रूरी है। हीट बनना ज़रूरी है ताकि मतलब आप पे कोई असर ना पड़े। ये सब ऐसा लगेगा कि मतलब एक एक शील्ड बनानी पड़ती है ताकि जो आपके ऊपर मतलब लोग तीर कर रहे हैं, मार रहे हैं और वो सब वो आप पे मतलब बिल्कुल असर ना करे। और उसको एक ही चीज़ से मैंने वो किया कि खुद पे बहुत तगड़ा भरोसा था। मतलब ये इसको अभी समझ में नहीं आ रहा है या अभी वो चीज़ राइट चीज़ आई नहीं है, मिली नहीं है मुझे, जिसके लिए मैं बना हूँ। शायद ये वो रोल नहीं है या वो डायरेक्टर वो नहीं है या उसको समझ में नहीं आया या कुछ ऐसा बहाना या कुछ एक रीज़न अपने को देना पड़ेगा, वरना अंदर उसके उसको लेके घुटने से मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अपने आप पे इतना भरोसा करना, खुद पर इतना भरोसा करना और नार्सिसिज़्म थोड़े सेम सेम से नहीं लगते? अगर आपको खुद पे भरोसा करने से आप काफ़ी सारी चीज़ों को वो कर रहे हैं ना, क्या कहेंगे उसको, खुद पे भरोसे से आप फ्रस्ट्रेशन दूर कर रहे हैं, आप अंदर जो मतलब एंग्ज़ायटी होगी अगर उससे वो दूर कर रहे हैं। तो अगर थोड़ा-सा नार्सिसिज़्म आ भी जाता है,
तो उसमें कोई मुझे लगता है बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम जो है वो मतलब नुकसानदेह ही होता है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो वो सबको कोएग्ज़िस्ट करना चाहिए और सिर्फ़ आप ही के इर्द-गिर्द दुनिया नहीं है, दुनिया में आप दुनिया का एक छोटा-सा हिस्सा हैं। नार्सिसिज्म इज नॉट सो बैड अगर आप उसको एक लिमिटेड अमाउंट में अवेयरनेस के साथ कर रहे हो तो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप किसी चीज के पीछे बहुत शिद्दत से जाना चाहते हो तो थोड़ा नार्सिसिज्म तो चाहिए। खुद के ऊपर एक वो पागलपन वाला जुनून और भरोसा तो चाहिए, वरना आप कैसे जाओगे? कैसे करेंगे? जब आपको हाँ, इतनी बार फेलियर मिलेगी तो आप कैसे उस चीज के पीछे जाओगे? वो हो ही नहीं सकता नहीं जब हो आप सकता। थोड़े से नार्सिसिस्टिक या थोड़े से ऑब्सेसिव नहीं हो उस चीज को लेके। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा कब वो लाइन के उस पार चले जाए हाँ, और आपके ही अगेंस्ट काम कर रहा है कि आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आपका मेंटल स्टेट खराब हो रहा है, वो चीज़ की समझ होना, समझ होनी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। होना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ भी मुझे आजकल जो बहुत वो ट्रेंडिंग टाइप जो है ना वो सेल्फ लव कि हाँ। मतलब आप यू कम फर्स्ट और उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें आती हैं और मतलब आपकी खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको लेके सेल्फ लव को लेके उन्होंने इतना ज़्यादा वो बना दिया ना कि अब हम बहुत ज़्यादा ही मतलब अपने बारे में सोच रहे हैं। अगर कोई रिलेशनशिप अगर इतनी जल्दी जो मतलब ख़त्म हो जाते हैं आजकल जो मैंने देखे हैं हाँ, मतलब मेरे सबकी आँखों के सामने हो रहे हैं मतलब कुछ 2 महीने में, 3 महीने में या साल में और कभी-कभी मतलब तो वो ऐसा लगता है कि कोई अपनी तरफ से हल्का-सा भी मतलब बेंड नहीं होना चाहता या अपनी तरफ से कुछ अडैप्ट नहीं करना चाहता। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। हुँ। हाँ, ठीक है लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप किसी के लिए बदल भी रहे हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि यार आप छोटे हो रहे हैं या आपने अब कुछ ऐसा कर दिया जो बहुत बड़ा पाप हो गया या मतलब आपने मतलब अपने आप को थोड़ा कम प्यार करना शुरू कर दिया। मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी एक लाइन होनी ओवररेटेड है। चाहिए। बहुत मुझे लगता है सेल्फ लव इज़ वेरी अ, ओवररेटेड। ओवररेटेड। हाँ, बड़े कॉशन के साथ बोल रहे हो। हाँ, बट हाँ, कहीं न कहीं मुझे लगता है सेल्फ लव एंड सेल्फिश होना एक ही सिक्के के एक तरह से 2 2 पहलू है। पहलू हैं, हाँ। एक ही चीज़ की बात हम 2 डिफरेंट एंगल अब से हम कर रहे उसको हैं। मतलब हमने एक सेल्फिश को जो थोड़ा एक अलग कलर दे दिया और एक कलर दे अलग दिया। मार्केटिंग के साथ मार्केटिंग उसको हाँ, हाँ। प्रेज़ेंट कर रहे हैं, बट वो बात एक ही तरह की हो रही है और मुझे लगता है यस। लाइफ़ में सारे इमोशंस और सारे जो पर्सनैलिटीज़ है ना, वो शायद होते एक ही तरीके के हैं, बस अप्रोच अगर उसमें चेंज हो जाती है हुँ, तो फिर वो अलग तरीके से लगने लगते हैं। नज़रिया एक बस पॉज़िटिव हाँ, बन जाता है और एक एक नेगेटिव बन नेगेटिव बन जाता है। जाता है। मैं आपकी जर्नी पे ना अभी रिफ्लेक्ट कर रही हूँ और मैं ये सोच रही हूँ कि एक इंसान जो एक सेल्फ डाउट के साथ अपने सपनों के साथ नेगोशिएशन करने लग जाता है कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा या मेरे लिए नहीं है। वहाँ से इस कॉन्फिडेंस के लेवल तक आना कि अब सब कुछ मैं कर सकता हूँ और सब हुँ। कुछ मेरे लिए और अभी तो मेरी भूख मतलब मैंने टच किया है चीज़ों को। कितनी एक एक खूबसूरत और बड़ी जर्नी रही है और ऐसा लग रहा है ना लाइफ कम्स अ फुल सर्कल, तो ये सर्कल कहीं न कहीं पूरा हो रहा है धीरे-धीरे। क्या आपको ऐसी धीरे-धीरे। फीलिंग आती है? हाँ, धीरे-धीरे हो रहा है अभी मैं सर्कल मैं चाहता हूँ कि वो सर्कल जब कंप्लीट हो तो फिर नया सर्कल स्टार्ट हो। हाँ, फिर वो मतलब ऐसे सर्कल इस घूमते सर्कल के रहना। बाहर सर्कल, उसके बाहर यस, यस, सर्कल। यस। वैसे चलना चाहिए। रुकना नहीं चाहिए। रुकना नहीं चाहिए, कंप्लीट नहीं होना चाहिए कुछ भी। कंप्लीट क्योंकि नहीं होना कंप्लीट चाहिए। में फिर सब वो कहते हैं ना रुका हुआ पानी जो है वो फिर वहाँ पे काई जम जाती है। तो करेक्ट। चलते रहना चाहिए वो सर्कल ऐसे चलते घूमते रहना रहना तो चाहिए। ज़िंदगी चक्की का एक चलती रहनी नियम है, चाहिए। यस, तो ज़िंदगी तो चलती रहेगी और जिस तरह से यस। आप जितनी शिद्दत के साथ, जितने सब्र के साथ और जी। जितनी मेहनत के साथ लगे हुए हो चीज़ों के साथ और टिके हुए हो, आई जी, थिंक आप तो टिके ही रहोगे, आप कहीं नहीं जा रहे इंशाल्लाह हो। आपके मुँह में घी शक्कर। नहीं, लेकिन शारिब आपसे बात करके इतना मज़ा आया, आपने इतनी सिंपल भाषा में और इतने सिंपल तरीके से अ, लाइफ़ की इतनी इम्पोर्टेंट इनसाइट्स दे दी, क्योंकि जो लोग खुद वो चीज़ें जी रहे होते हैं ना आपकी तरह, मतलब आप सब्र के बारे में कोई यहाँ पे लेक्चर नहीं दे रहे हो, कोई कोई ज्ञान नहीं दे रहे हो, लेकिन आपकी जो लाइफ़ की आप बातें शेयर कर रहे हो, उसमें से कितना कुछ निचोड़ने को मिल रहा है कि अरे! किस तरह से सब्र रखा जाए और क्या होता है सब्र का मतलब? क्या होता है एक सपोर्ट सिस्टम का मतलब, एक साथ का मतलब? क्या होता है मेहनत का मतलब? खुद पे भरोसा करने का मतलब, अपने सपने पे, इतनी सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ हमने इस छोटी-सी कन्वर्सेशन में मुझे इतना इंस्पायर कर रही हैं इस वक़्त पे कि कहते हैं ना कभी भी किसी की भी जर्नी अगर आप थोड़ा-सा वक़्त देके उनके साथ सुन लें तो शायद you don't know who is going to inspire you next and who's going to change so many of your perspectives about life. So thank you for doing अरे! that. थैंक यू। जब जी, आप ऐसी बात करते हो ना तो एक अलग ही ऑथेंटिसिटी उस बात के साथ आती है, क्योंकि आप सिर्फ जैसा मैंने कहा ना सिर्फ बात कहने के लिए नहीं कह रहे हो कि ये सुनने में अच्छा लगेगा, बट आपने एक्चुअली उसी एक लकीर के सहारे उसी एक लाइन के सहारे
अपनी जी। ज़िंदगी निकाल दी कि ये होगा तो ज़रूर। बिल्कुल। है ना? बहुत सारे साल निकाल दिए अपनी ज़िंदगी के उस उसके तो एक अलग लेवल की ऑथेंटिसिटी से आप बात करते हो जब ऐसी बातें होती हैं। मेरी यही कोशिश है कि आपकी तरह और भी हमारे जो गेस्ट हैं इस शो पर कुछ इस तरह की बातें करें, कुछ इस तरह का हमें ना एक रिअश्योरेंस बहुत बड़ी चीज़ है लाइफ़ में। किसी को उम्मीद देना, बहुत होप देना, रिअश्योर करना कि यार ठीक है, हो जाएगा। और ये होता है, अगर तुम होता नीचे है। भी गिर गए हो, तो होता है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि आगे नहीं गिरोगे, आगे भी गिरोगे, बट एक एक तसल्ली दे देना ना, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आपकी कहानी से मुझे तो बहुत तसल्ली मिली है आज और मिलती आई है। सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट शारिब। शारिब, अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने वाली ओहो! हूँ एंड उन तस्वीरों को देख के आपके दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ आती है, वो आपको मुझसे शेयर करनी है। ओके। सो द फर्स्ट फोटो इज़ दिस। अरे! यार आप कौन से हो इसमें? मैं चेक्स शर्ट में चेक हूँ, शर्ट में ब्लू जो ब्लू चेक शर्ट में। माय गॉड सच अ हैंडसम यंग बॉय। ये मेरे फेवरेट कज़िन्स हैं, अच्छा। जो एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में है दानिश, और जो बीच में है वो फैसल है, हाँ, हाँ। और जो एकदम राइट में कॉर्नर में जो है वो है नैयर भाई मेरे, जो मुझसे बड़े हैं। ये कहाँ से आए आप लोग? क्या कर रहे हैं इस फ़ोटो में? कौन-सा दिन है? ये मैं दिल्ली में हूँ इस वक़्त, ओखला में, और नानी का घर। नानी के घर में, और नहीं, खाला के घर में अपनी, अच्छा। और याद भी नहीं उस वक़्त हम क्या कर रहे थे, लेकिन क्या कुछ तो कहते, ऐसा कर रहे थे कि वो रील वाले कैमरा में एक फ़ोटो लेने का हाँ। मौका बना। मौका बना। चलिए, अगली तस्वीर। अरे दरबान! ये फ़िल्म मेरा ये अब तक का सबसे चैलेंजिंग किरदार रहा है जो मैंने अब तक निभाया है, और मुझे लगता है कि अगर मैं ये आज मुझे ये मिलता तो मैं उसे शायद और अ, अच्छे से कर पाता, क्योंकि आज मैं थोड़ा ज़्यादा इवॉल्व हुआ हूँ एज़ एज एन एक्टर। एज एन एक्टर, और बहुत ही खूबसूरत, लेकिन मेरे लिए हर दिन इसके सेट पर एक बहुत ही खूबसूरत दिन था। और जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं विपिन नाडकर्णी साहब, वो बहुत ही कमाल, बहुत ही क्यूट फिल्म मेकर हैं वो। इतना, मतलब वो समझते हैं हर चीज़ को, और वो फील करते हैं ना, मैंने ऐसा डायरेक्टर नहीं देखा जो मतलब हर चीज़ को इतना ज़्यादा फ़ील करते हैं, मतलब वो बहुत बहुत मज़ा आता है उनके उनके साथ काम करके मुझे। ये मेरे हाँ, लिए बहुत स्पेशल मेमोरी है दरबान की। चलिए अगली पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं और ये टोटली ये है। कॉलेज कंप्लीट हुआ था जस्ट, और मुझे एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए मैं गया था ग्रुप में। वो मेरे डैड के कोई फ्रेंड थे, और वो कुछ एक सीरियल बना रहे थे, और उसका टाइटल सॉन्ग था, और उन्होंने मुझे सुना था कहीं गाते हुए, तो बोला था तू गा साथ में, आजा गाने के लिए। तो तो गाया फिर? हाँ, गाया था मैंने। चला फिर वो सीरियल में? हाँ, चला था जब वो आया था दूरदर्शन पे, आया था कुछ, उसका नाम था कौन-सा था? हमें भी मौका दो, गान फिल्म का नाम, सीरियल का नाम था, और उसके ये बोल तो भी मुझे आपकी याद है। जीवनी का टाइटल भी हो सकता है। हमें भी मौका दो, ऐसा कुछ तो था, हमें भी मौका दो, हम बच्चे हिंदुस्तान के जीते हैं सदा शान से, आवारा हमें ना समझो, वाह! हमें भी मौका। ऐसा वाह, कुछ तो वाह, वाह, था। वाह, वाह! आप सिंगिंग में भी करियर परस्यू कर सकते थे। मुझे कॉलेज के काफी लोग जब मुझे मिलते हैं अभी, तो वो कहते हैं अरे तू तो गाना गाने वाला था। ये क्या कर लिया तूने? वाओ! लेकिन Now I want to go to the last question of this podcast and that is कि आपकी जर्नी में आपने जो भी कुछ देखा है आज तक, जिस भी उतार-चढ़ाव से आप गुज़रे हैं, what is your definition of success? मेरे ख्याल से जस्ट लिविंग योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स, बस चाहे फिर आपको मतलब मटेरियलिस्टिक तौर पे चाहे वो कामयाबी ना मिले या ना मिले, लेकिन आप अपने टर्म्स पे जिंदगी जी रहे हैं, उससे बड़ी कामयाबी और कुछ नहीं हो Yeah, I think that's a beautiful way to look at life. Living on your own terms. सकती। I think कितने ही लोग कर पाते हैं. बहुत fortunate हैं वो लोग जो इसकी importance समझ पाते हैं because when you live life on your own terms, you experience a certain kind of freedom, जी। which is just so liberating, which is just so बिल्कुल। profound.
So I wish you all the best with your journey, Shahrukh. थैंक यू Thank you सो so मच। much for coming on the journey within podcast थैंक यू and सो sharing मच। from your अरे journey. थैंक यू, बहुत Thank बहुत you. शुक्रिया। मज़ा बहुत मज़ा आया मुझे भी। Thank you. थैंक यू द जर्नी विद इन पॉडकास्ट को आपका प्यार देने के लिए। आपने एपिसोड एंजॉय किया है, यहाँ पर एक दूसरे एपिसोड का भी लिंक है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और हमारे दूसरे एपिसोड्स भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आप ही के प्यार से हम इस जर्नी को, द जर्नी विद इन की जर्नी को आगे बढ़ा पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।